नाज़रीन, आजकल हर शख्स ये महसूस कर रहा है कि लोगों के रवैयों में बड़ी शिद्दत आ गई, यानी टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। और लोग बजाय इसके कि कोई वाक़या हो और उस वाक़या को थाने, कचहरी या अदालत या मुतल्लिका फोरम पे लेके जाएं, लोग खुद ही उसका फ़ैसला करने बैठ जाते हैं और कानून को हाथ में ले लेते हैं। ये क्यों होता है और पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर क्यों हो रहा है? इसलिए कि जब बड़े रियासत के बड़े कानून पर अमल नहीं करेंगे, जब अदालतें काम नहीं करेंगी, थाने इंसाफ नहीं देंगे, अदारों से लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो लोग फिर ऐसा ही करेंगे। जड़ावाला में ऐसा ही वाक़या सामने आया। यानी आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं फायज़ ईसा, आज वो जड़ावाला गए, खुद गए, जाके उन्होंने जगह का मुआयना किया, जले हुए घर देखे, जले हुए चर्च देखे और वहाँ पे जो सूरत हाल बनी वो देखी। और इस वाक़या ने जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रुस्वा किया है और पाकिस्तान की इज्जत को तार तार किया है, पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। यानी आपने इतने ज़्यादा चर्च जला दिए, इतनी लोगों के घर जला दिए, सामान जला दिए और बाकायदा ऐलानात होते रहे और पुलिस सोई रही। यानी इमरान खान को पकड़ना था तो आपने चंद मिनटों के अंदर गिरफ्तार भी कर लिया, अगले चंद मिनटों में इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी कर दिया, अगले चंद मिनटों में लाहौर पुलिस उनके घर पहुंच गई, दरवाजे भी तोड़ दिए, आपने पता नहीं कहां कहां से क्या क्या चीज़ें निकाल ली। लेकिन यहाँ पे ऐलानात होते रहे, लोगों के घर जलाए जाते रहे, पुलिस सोई रही और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जो चीफ हो सकते हैं, सबसे बड़े जज हो सकते हैं, आने वाले दिनों में ये चीफ जस्टिस है फायज़ ईसा, उनको खुद जाना पड़ गया। और जाके जब पुलिस वालों से उन्होंने पूछा तो पुलिस वाले कभी कहते हैं जी मेरिट पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा मेरिट का क्या मतलब है? कि मेरिट का मतलब ये है कि जो मरने वाले हैं, जिनके घर जल गए हैं, उनके साथ आप मेरिट करेंगे? किस चीज़ का मेरिट करेंगे? मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि जी उस क्रिश्चियन ने जो इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा है उसने किया था, क्या वो अदालत में लेकर नहीं जाना चाहिए था? क्या 295C नहीं है? क्या इतना सख्त कानून इस मुल्क के अंदर बनाया गया है? क्या वो ट्रायल नहीं होता? क्या वो प्रोसीड नहीं होता? क्या अदालतें काम नहीं करती? ये क्या तुक बनता है कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें और ख़ुद फैसला करने बैठ जाएं? ये बात अपनी जगह अलार्मिंग है। ये जंगल में ऐसा होता है, बल्कि अब तो आप जंगल का कंपेयर पाकिस्तान से करें तो जंगल में भी ऐसे नहीं होता। लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड है, 75 साल की मेहनत इसमें शामिल है, ये मुल्क को जंगल बनाने में। यानी हमने बहुत मेहनत की है, हमने दिन रात मेहनत की है। जब अदालत का फैसला आता है कि इलेक्शन कराओ और हम उसको नहीं मानते, जब अदालत का फैसला आता है कि फ़लाँ काम करो और हम उसको नहीं मानते, हम मैसेज देते हैं कि हम आपकी बात को नहीं मानते। जब किसी शख्स का कोई प्यारा कत्ल हो जाता है और वो बेचारा रुलता रहता है, वो अदालतों के चक्कर लगाता रहता है और उसको इंसाफ नहीं मिलता। जब किसी बेचारे के साथ जुल्म होता है, वो थाने में जाता है और थानेदार उस जालिम के साथ मिल जाता है, उससे पैसे लेता है और मजलूम को अंदर कर देता है। और जब किसी बेचारे के साथ जुल्म होता है, अदारे उसके साथ खड़े नहीं होते, सोसाइटी उसके साथ खड़ी नहीं होती, तो उसके बाद मुझे बताएं कि उस शख्स के पास ऑप्शन क्या है? उस शख्स के पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि वो खुद हथियार उठाए, खुद वो कोई चीज़ पकड़े जो उसके हाथ में आए और खुद ही फैसला कर ले। ये एक ट्रेंड चल पड़ा है सोसाइटी के अंदर, और ये अदब बर्दाश्त का जो ट्रेंड है, ये वहाँ पे होता है कि जहाँ पे लॉयसनेस होती है, जहाँ पे कानून की अमलदारी नहीं होती, कानून के ऊपर अमल नहीं किया जाता, और कानून पर अमलदारी की बात करने वाला तो अटक में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अगर ना भी हो तो क्या हमारा जो लिखा हुआ आइन है उसकी एक एक शिक पे अमल नहीं होना चाहिए? क्या इस तरह जाके चीफ जस्टिस को वहाँ पे बैठना चाहिए बेचारे को और वहाँ पे जाके एक एक बंदे से सवाल करना चाहिए? तो इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक पूरी दास्तान है।
میں ایک واقعہ صرف آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے، یہ 44 سال کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے 3 مرلے کا ایک فیصلہ سنایا جی. 3 مرلے مکان کا ڈسپیوٹ تھا، 44 سال کے بعد فیصلہ کیا. یعنی آپ اندازہ کریں اگر عدالتیں اس طرح کریں گی تو فائز عیسیٰ صاحب آپ کو اسی طرح جانا پڑے گا، آپ کو جا کے اے ایس اے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، آپ کو جا کے ایس پی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ایک وقت تھا کہ جج صاحبان کے سامنے آئی جی کھڑا ہوتا تھا تو اس کی پینٹ گیلی ہو جاتی تھی، اس کے آنسو نکل آتے تھے، وہ روتا رہتا تھا. ایک دن پہلے اس کو نیند نہیں آتی تھی کہ میں نے کل ہائی کورٹ کے جج کے پاس جانا ہے. چیف جسٹس تو بہت دور کی بات ہوتی تھی. پھر افتخار چودھری صاحب کا دور آپ نے دیکھا، کیا حالت ہوتی تھی افسروں کی اور کس طرح وہ عمل درآمد کرواتے تھے اپنے فیصلوں کے اوپر. آج کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج آنسو بہا رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آنسو بہا رہے ہیں، اسلام آباد کے چیف جسٹس آنسو بہا رہے ہیں، اور پاکستان کے چیف جسٹس آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں. بجائے اس کی کہ ان کے سامنے جو قانون شکن لوگ ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، وہ آنسو بہائیں، وہ روئیں اور ان کی چیخیں نکلیں. جس نے انصاف دینا ہے، جس کے ہاتھ میں خدا کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے، یعنی خدائی اختیار ہے، جو کسی کو موت کی سزا سنا سکتا ہے. یہ اللہ کے بعد لکھی پڑی سزا ریاست جس کو اختیار دیتی ہے وہ جج ہوتا ہے. ریاست جج کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں دیتی، عدالت کے علاوہ. اتنا بڑا اختیار ہے اور وہ جج رو رہا ہے، آنسوؤں سے رو رہا ہے. اس پہ انڈین سابق چیف جسٹس نے اگلے دن کہا ہے، اس نے کہا کہ جناب بندیال صاحب اس طرح نہ روئیں، بچوں کی طرح آپ رو رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس نے کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں پورے ملک کی جوڈیشری بند کر دیتا، میرا حکم نہ مانا جاتا تو میں پورے ملک کی جوڈیشری بند کر دیتا. تو یہ عزت کا جو معیار ہوتا ہے، بندیال صاحب آپ تو دیہاتی آدمی ہیں، ہم بھی دیہاتی ہیں، ہم جو لفظ یوز کرتے ہیں نا کہ عزت اپنے ہاتھ چلی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عزت آپ خود کرواتے ہیں. عزت آپ کی کتنی کی جائے، سوسائٹی آپ کی کتنی عزت کرے، آپ کا گھر والے فیملی دوست کتنی کرے، اس کا معیار آپ خود طے کرتے ہیں، پھر جا کے لوگ عزت کرتے ہیں. تو آپ جب اپنی عزت کا جنازہ خود ہی نکال لیں گے اپنے ایسے فیصلوں کے نتیجے میں، اپسی پرفارمنس کے نتیجے میں، اور ظالم کا ہاتھ روکنے کی بجائے مظلوم کو پکڑا جائے گا، مظلوم کے ساتھ انصاف کھڑا نہیں ہوگا، تو پھر لوگوں کا اعتماد بھی اٹھے گا، پھر آپ کو آنسو بہانے پڑیں گے. لیکن یہ آنسو ایک چیف جسٹس کے آنسو نہیں ہوتے، یہ آنسو پوری سوسائٹی کے آنسو ہیں، 24 کروڑ لوگوں کا رونا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عدالتیں، جس طرح چرچل نے کہا تھا، ان کو کہا گیا کہ ملک تباہ و برباد ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی عدالتیں تو بہرحال ٹھیک ہیں. تو انہوں نے کہا پھر کچھ نہیں ہو سکتا، عدالتیں اگر انصاف دے رہی ہیں تو ملک برباد نہیں ہو سکتا. عدالتیں ایک آخری امید ہوتی ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر مظلوموں کے لیے، پسے ہوئے طبقے کے لیے، اور ظالموں کا راستہ روکنے کے لیے. جہاں عدالتیں کمپرومائزڈ ہو جائیں، متنازع ہو جائیں، ڈنڈی مارنے لگ جائیں، اور جس طرح میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں، یہ لاہور میں آپ اندازہ کریں کہ ابھی لیٹسٹ آج کی مثال میں بتا رہا ہوں. مرحومہ خورشید بیگم ہے، 3 مرلے پراپرٹی کا قبضہ دینے کی ریگولر اپیل انہوں نے کی تھی، اور 44 سال کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے 3 مرلے پراپرٹی کا مسئلہ حل کر دیا. جسٹس سلطان تنویر نے مرحومہ خورشید بیگم کی اپیل پر 18 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا کہ خورشید بیگم نے 1998 میں دعویٰ دائر کیا کہ وہ 3 مرلے جائیداد کی اصل مالک ہے. درخواست گزار کے مطابق اس نے 1979 میں اپنی بیٹی کے نام پر 9,000 کے عوض جائیداد خریدی تھی. خورشید بیگم کے مطابق 1998 میں اس کے بیٹے نے رجسٹری چوری کر کے پراپرٹی عبد الواحد کو فروخت کر دی. فیصلے میں مزید کہا گیا کہ خورشید بیگم کے بیٹے محمد افضل نے بھی 2010 میں عبد الوحید کے خلاف
दावा दायर किया। मोहम्मद अफजल के मुताबिक 1979 में अब्दुल वाहिद ने 2 केसेस की रजिस्ट्री थे। अदालती फैसले में कहा गया कि 2011 में ट्रायल कोर्ट ने मोहम्मद अफजल का दावा मुस्तरद करते हुए अब्दुल वहीद का कब्जा दुरुस्त करार दिया, जिस पर खुर्शीद बेगम और बेटे मोहम्मद अफजल ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2011 में अपील दायर की, जबकि अपीलेट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार देते हुए 2014 में अपीलें मुस्तरद कर दी। यानी एक लंबी दास्तान है जिसपे सारे हालात वाक़यात लिखे गए हैं और फिर आगे पूरी कहानी लिखी गई है कि जिसके बायस इसने बेटे की मंशियात का आदी होने पर ज़्यादा जोर दिया। यानी पूरी फैमिली का एक किस्सा कहानी है जिसमें बेटा है, जिसमें माँ है, जिसमें बाप है, जिसमें बेटी है। उसके दरमियान एक 3 मरले का डिस्प्यूट था जो चलते चलते 44 साल गुजर गए। 44 साल के बाद आज जब फैसला आया तो वो मोहतरमा दुनिया में नहीं थी, जा चुकी थी, दुनिया से जा चुकी थी। यानी मरहूमा को 44 साल के बाद मरने वाली खातून को इंसाफ मिल गया। ये है इंसाफ की स्पीड आपकी, जिसके लिए पूरी दुनिया के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। इंसाफ आवाम की दहलीज पर देना है। यानी चंद चीज़ें सेलेक्ट कर ली जाती हैं, वो सारा दिन टिकर चलते रहते हैं। और वो इफ्तिखार चोई साहब के दौर में हालत ये थी कि जो टिकर अदालत से चलता था वो फैसला करता था कि अगले 24 घंटे इस मुल्क के साथ क्या होगा, इस मुल्क में होगा क्या, कारोबार ज़िंदगी चलेगा नहीं चलेगा, आईजी सीट पे बैठेगा नहीं बैठेगा, चीफ सेक्रेटरी बैठेगा नहीं बैठेगा। 365 दिन होते थे। 365 दिन में चीफ सेक्रेटरी साहब इस्लामाबाद जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सारा दिन सफ़र पे होते थे। 365 दिन में वो को 250 दिन इस्लामाबाद के चक्कर लगाते रहते। लेकिन इसके बावजूद क्या बेहतरी हुई? हज़ार हा केस की पेंडेंसी है, वकील पेश नहीं होते, तारीख पे तारीख दी जाती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब अदालतें काम नहीं करती, मुशर्रफ साहब दुनिया से चले गए, फैसला उनका अब हो रहा है। इस तरह हर रोज़ हम फैसला देखते हैं कि एक फ़ैसला ऐसा आता है कि कोई शख्स दुनिया से गए हुए भी 10 साल हो जाते हैं, फिर उसके बाद फैसला आ जाता है। तो अगर अदालतों की ये रवैये रहे, ये स्पीड रही, ये सूरत हाल रही, तो फिर इंसाफ को, कानून को हाथ में लेते हैं लोग, इंसाफ से मायूस हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि हमने खुद ही बदला लेना है, अदालत ने, पुलिस ने, सिस्टम ने तो करना कुछ नहीं। तो ये रवैये अगर रहेंगे तो ये मुल्क जंगल बन जाएगा। पहले ही बन चुका है, मज़ीद बन जाएगा। इसको रोकें। फ़ायज़ ईसा साहब, आप अब एक्टिव हो गए हैं, पोजीशन पे आ गए हैं, तो आप प्लीज़ इस अदलिया को वो अदलिया बनाएं जिस पे सबका इत्माद हो। आपकी शख्सियत के हवाले से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सन चढ़ा वाला टाइप दोबारा वाक़यात ना हो, किसी चाइनी को, किसी श्रीलंकन को पाकिस्तान के अंदर ना जलाया जाए, किसी के साथ इस तरह जुल्म ना हो, तो फिर आपको लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा, इंसाफ का बोलबाला करना पड़ेगा, अदारों को उनकी वापस अपने साइज़ के अंदर धकेलना पड़ेगा। वहाँ पे जिसका जो काम है वो करे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के सानेहात होते रहेंगे और एक साने की जगह दूसरा साना लेता रहेगा और पिछला उसी जगह मौजूद रहेगा। तो ये सोसाइटी के रवैये, ये सिविलाइज्ड रवैये उस वक्त होते हैं जब सोसाइटी के अंदर इंसाफ होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। आज के लिए इतना ही। दोबारा इंशाल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।